नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी अप के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ गणित, जो सीटेट पेपर 1 के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए। यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइमरी लेवल का, तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। इसमें 15 प्रश्न का प्रैक्टिस किया जाएगा और जिसमें से आपको आंसर देना है और आपको ये भी बताना है कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 35 से। ये पहला क्वेश्चन ही है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों मीन्स लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों व लक्ष्यों। बताइए, आपको 35 का आंसर करना क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन आपका गणित के उच्च उद्देश्यों। बताइए 35 का आंसर करें। 35 का राइट आंसर क्या होगा आपका? इसके बाद हम फास्ट चलेंगे। 35 का आप आंसर करें। तो 35 का आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 ही है, यानी गणित के उच्च उद्देश्यों। उच्च उद्देश्यों से अभिप्राय है कि बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके, अमूर्त को समझ सके। अमूर्त का मतलब हुआ कि जैसे कि जो सामने कोई वस्तु दिखाई न दे, उसके बारे में बात करना जो दिखाई न दे। जैसे कि हम बात करते हैं ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर को तो हम देखते नहीं है, बस क्या करते हैं एक मान लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, तो ये क्या हुआ, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पेन को हम हटा दिए, तो ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। जो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे जो पेन था वो अमूर्त हो गया। तो चलिए 35 का आपका 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। और 36 का आपका दूसरा प्रश्न होगा, तो घबराना नहीं है नंबरिंग से। चलिए, तो आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है 36 नंबर कि कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा है उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों यानी पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या होगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, अधिगम का मूल्यांकन है। बताइए 36 का आप आंसर करें। तो 36 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ये क्वेश्चन है बड़ा सा, लेकिन क्या घबराना नहीं है, फिर भी इसे करना ही है, कोई भाष नहीं है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी वह अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, इसे मैंने अभी बताया, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 37 नंबर। और 37 नंबर इस तरह का प्रश्न है, तो इससे घबराना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना और समझना है, सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए, कक्षा 2 में व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है, ये माइनस का है सब्ट्रैक्ट के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ये जो प्रैक्टिस करवा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, मस्तिष्क का गणितीयकरण। बताइए 37 का जो ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये किस लिए करवाया जा रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, तो चलिए 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट,
मीन्स संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। दिए गए आरेखों में बीच की संख्या को केंद्र बिंदु मानकर उसमें से बारी बारी से आमने सामने वाली संख्याओं में जोड़ने व घटाने के नियम में अभ्यस्त किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीच में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बीच में क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसको क्या करना है, 10 यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये 10 है, हम इस साइड वाले को ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, या 10 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो इसमें हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, 12। और यहाँ पे क्या है, 10 - 1, इस एरिया को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, 10 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 9। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 9। यहाँ पे क्या है, 10 + 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। 10 - 4, तो 10 - 4 इस तरह से करके करना, 6 यहाँ पे क्या आएगा, 6। इस तरह से करके सारे बॉक्स में भराएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, यानी जोड़ने और घटाने की कुशलता को क्या करना, प्रबल करना है, ठीक है। तो अतः इस अभ्यास का उद्देश्य, यानी ये जो अभ्यास दिया हुआ है, तो उद्देश्य क्या है, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना है। आशा करता हूँ आप इसे समझ ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। इस बॉक्स को आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने आयत हैं। ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। तो उपरोक्त तो प्रश्न जांच कर रहा है, क्या जांच कर रहा है, शिक्षार्थी, आपको इसमें आयत की संख्या नहीं बताना है। इस फिगर को देखिए, तो ये आपको बताना है कि इसमें कितने आयत है। तो इस तरह का जो प्रश्न है, तो क्या जांच कर रहा है कि शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी की समझ या बोधगम्यता की, या शिक्षार्थी की सृजनता की, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को बताइए। तो 38 का तो फुल होगा नहीं, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को इसमें थोड़ी ना बताया जा रहा है। शिक्षार्थी की सृजनता की ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी की समझ, हाँ समझ वाला ये हो सकता है, क्योंकि समझ के ही इसको निकाल सकता है ना। शिक्षार्थी के ज्ञान की, तो ज्ञान और समझ में पहला या दूसरा है, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा 2, पहला नहीं होगा, ठीक है। तो 38 का हो गया आपका सेकेंड। मीन्स दिए गए चित्र में किसी एक आकृति को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की बनी अन्य आकृतियों की गणना करना शिक्षार्थियों की बोधगम्यता यानी समझ की जांच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। सेकंड नंबर है कि कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों यानी स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। और तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। चौथा ऑप्शन कहता है कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए, जैसे 25 × 34, 451 / 11 आदि दी गई है। तो बताइए 39 का आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए और आराम से आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आंसर बता रहा हूँ, 39 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड ही होगा, ठीक है। कक्षा 3 के बच्चों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए सामूहिक परियोजना सबसे अधिक लाभकारी है। समूह में करके परियोजना करना तो वो सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इस परियोजना से बच्चा प्रत्यक्ष कार्य में सम्मिलित होकर व्यावहारिक रूप से सब कुछ अनुभव करता है। प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई बच्चा किसी काम में सम्मिलित होगा तो वो सब कुछ अनुभव करता है, देखता भी है, सुनता भी है, ठीक है, और समझता भी है, तथा उसकी कुशलता में विकास होता है। 39 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आप इसे देख सकते हैं कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है।
दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, तीन अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। बताइए 40 का आंसर करें। तो 40 का आपका राइट आंसर होगा 2। गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समूह गुण, यानी गुणन के गुण धर्म क्रम गुण और समूह गुण क्रम गुण। यदि गुणन में दो संख्याओं का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कैसे नहीं पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 6 × 4 कीजिए तो क्या आएगा 24। इसको हम क्या बदल देते हैं 4 × 6 कर देते हैं तो क्या ये आएगा ना, दूसरा आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर दिए, गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समूह गुण को क्या किए एक्सचेंज कर दिए, बदल दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समूह गुण यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हो तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणन तीसरी संख्या से करें तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ध्यान से सुनिएगा कि समूह गुण यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणन तीसरी संख्या से करें तो गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसे भी समझ लीजिए, देखते हैं कहीं पे जगह है। हाँ चलिए यहाँ पे खाली जगह पे बता देते हैं। जैसे कि 2 × 4 ये 2 है, × 3 क्या हो गया 24। 2 4 जा 8 और 8 में 3 से करेंगे तो 24, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 2 को बाहर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 × 3 तो क्या आएगा, फिर भी 24 ही आएगा। तो कोई प्रभाव पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बस यही बताना चाह रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। बताइए 41 का आंसर करें। 41 का आपका राइट आंसर होगा 4, सोचने के निम्न स्तर को। किन्हीं 5 भिन्नों वाली संख्याओं को लिखना या उनकी सूची बनाना छात्र के सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है, क्योंकि कोई भी 5 भिन्न आसानी से लिखी जा सकती है जबकि उन्हें वर्गीकृत न किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था P, Q तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापना है। तो बच्चों ने उत्तर दिया कि AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे PQ लिखा हुआ, RS लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया कि AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है, संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्यवधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या पढ़ने की त्रुटि को। बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, यानी रेखाखंड का नाम जो है AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को यहाँ पर दर्शा रहा है। अधिकांश विद्यार्थियों को किसी रेखाखंड के 2 अन्य बिंदुओं को A, B के रूप में मानने की आदत होती है, क्योंकि स्कूल में या घर पे बालक को AB से ही सिखाया जाता है मानक के रूप में। कोई भी रेखाखंड की लंबाई हो तो AB से ही ज़्यादातर होते हैं, तो इस चलते इसीलिए होता है, AB के रूप में मानने की आदत होती है। इसी कारण वह PQ व RS की बजाय AB के रूप में लिखने की त्रुटि करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, क्या कर रही थी, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। दूसरा है परियोजना उपगमन, छात्रों द्वारा शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तशील बनाने की। और चौथा ऑप्शन है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। बताइए
43 का आंसर करें। 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। दंड ग्राफ खींचने से छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने से आसानी होती है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में गणितीय संकल्पनाओं को इन्हीं तरीकों जैसे तालिकावार ग्राफ, पाई चार्ट द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने में, उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। यदि किसी क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चे इस तरह से गलती करते हैं तो इस चारों में से क्या ऑप्शन होगा बताइए? तो 44 का आपका राइट आंसर जाएगा 2, सेकेंड। यानी छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। उससे पहले 44 को समझ लेते हैं कि जब दो वस्तुओं के मान इस प्रकार की एक वस्तु का मान ज्ञात होने पर दूसरी वस्तु का मान पहले से कुछ कम या अधिक हो तो दिए गए आरेख के अनुसार हल करने पर समस्या का समाधान प्रशंसनीय होता है। अभी आपने इसे देखा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर कि किसी छात्र को नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसको किसी छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया। इसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30×6, इसे क्या पढ़ा 30×6, 40×8, 408, 40×10 पढ़ने की त्रुटि का कारण क्या है? ये इसको 40×10 पढ़ा तो इसको पढ़ने का त्रुटि का क्या कारण है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ यानी कष्टदायक लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए 45 का आंसर करें। 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का आपका राइट आंसर होगा 4। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसलिए वह 2 अंक करके पढ़ गया। उसे इकाई तिहाई का नॉलेज ज्ञान नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 45 का यानी 2 अंकीय संख्याओं से अधिक अंक वाली संख्याओं को पढ़ने व समझने के लिए अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर और 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्रचालन होगा क्या? केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय बढ़ाना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 46 का आपका राइट आंसर होगा 2 कि सबसे पहले छात्र को गणित में अंकों से परिचित होना पड़ता है तथा उसे समय के मूल्यांकन के प्राचल के लिए अंकीय घड़ी और उसके बाद सदृश घड़ी जिसमें वह सुइयों के माध्यम से समय को ज्ञात करना सीखेगा। तत्पश्चात उसे आधा घंटा, चौथाई घंटा, AM व PM व इन सब में परस्पर संबंध सिखाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर और 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या संकेत करती है?
चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए 47 का आंसर करें। 47 का आपका राइट आंसर होगा 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। यानी एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। उदाहरणतः आयत तथा वर्ग समझाने के लिए सबसे पहले समचतुर्भुज समझाया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे संकल्पनाओं की रचना होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = व्हाट। इस समिति उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या है। तो 48 का राइट आंसर करें। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर, यहाँ पे ओपन आंसर वाला कह रहा था। तो इसमें ये होगा कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। कोई भी दो संख्या ऐसा बताना जिनका योग 8 है। तो ये ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न बोलते हैं। ठीक है। अब बाकी 5 और 3 जो है वो बंद अंत वाले हैं, खुले वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो नंबर दिया बस ये 5 और 3। इसमें 5 में क्या जोड़ा जाए, एक अंक फिक्स है, दूसरा अंक आपको डालना है। इसमें दोनों अंक फिक्स है, लेकिन इसमें कोई भी दो अंक फिक्स नहीं है। आप कोई भी दो अंक ले सकते हैं। 6 2 भी ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 5 भी ले सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह का जो प्रश्न होते हैं वो खुले अंत वाले होते हैं। ठीक है, और जो जिसमें दोनों अंक फिक्स है ये तो मुक्त, तो ये बंद अंक वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी मुक्त उत्तर प्रश्नों में छात्र को यह स्वतंत्रता होती है कि किसी निश्चित योगफल या शेषफल या गुणनफल या भागफल को प्राप्त करने के लिए वह अपने हिसाब से संख्याओं का इस प्रकार चुनाव कर सकता है कि उत्तर तो वही आए जो पूछा गया है, किंतु उत्तर प्राप्त करने में वह किन्हीं भी संख्याओं का प्रयोग कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा ना, हमने अलग अलग संख्याओं को प्रयोग किया। जैसे कोई भी दो संख्याएं जिनकी योगफल 8 हो तो उसके लिए छात्र दोनों संख्याओं को निम्न प्रकार से ले सकता है ना। और भी तरीके हैं, हम 1 + 7 भी ले सकते हैं, 7 + 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, 8 + 0 भी ले सकते हैं और 0 + 8 भी ले सकते हैं। इस तरह से करके ये मुक्त अंत वाले हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता। बताइए 49 का आंसर करें। तो 49 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। यानी पुस्तकों की अच्छी देखभाल के लिए उसका डाटा रखना अति महत्वपूर्ण है। यदि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का लिखित डाटा है तो यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि एक बार में कितने छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका किस प्रकार संग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नहीं अब ठीक है। 49 तक आपका 15 प्रश्न हो गया। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।